हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सी राहुल सेंगर है और मैं आपके लिए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है ई इनवॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस की लिमिट 5 करोड़ हो गई है। तो वो सभी सप्लायर जिनका पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर रहा है उनके लिए अब ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो गया है। तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके काफ़ी हद तक डाउट्स सभी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। मैंने ई इनवॉइस को पूरे 5 स्टेप में पूरा डिफ़ाइन करा है, तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप समझाता हूँ। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जब भी हम इनवॉइस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डाउट ये आता है कि हमको 2 इनवॉइस बनाने हैं। एक इनवॉइस जैसा कि हम अपने रेगुलर बेसिस पे पहले से बना रहे हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में या अपने कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर में। दूसरा, हमें ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट के लिए कोई दूसरा इनवॉइस बनाना है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। वही मैंने पहले स्टेप पे लिखा है। आपको सबसे पहले जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या आपका बिलिंग या ईआरपी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नॉर्मल इनवॉइस बनाना है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है आप जो भी इनवॉइस बनाते हैं वो आपका 16 डिजिट सीरियल नंबर होता है। तो आपको वही 16 डिजिट वाला जो आप नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं उसको आपको जैसे आप पहले बना रहे थे आपको वैसे ही बनाना है, आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। उसके बाद आपको ये रूल 48(4), ये रूल 48 क्या है मैं आपको बता दूं। सेक्शन 31 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको इनवॉइस कैसे बनाने हैं उसके लिए मैनर प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने रूल 48 में वो सारे मैनर प्रिस्क्राइब करे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको अपना इनवॉइस बनाना है। तो गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस के लिए 48 रूल में ही एक सब रूल इंसर्ट किया है जो कि सब रूल 4 है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बताया है कि आपके इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर होने चाहिए। तो जैसा कि आप नॉर्मल इनवॉइस बना रहे थे आपको वो सारे पर्टिकुलर तो देने ही अपने इनवॉइस में। उसके बाद आपको ये 2 टाइप्स के इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी आपके इनवॉइस में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंडेटरी है, वो आपको देनी ही देनी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन वो हैं जो कि ऑप्शनल है। तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें आपको सप्लाई टाइम बताना पड़ेगा कि आपकी इंटर सप्लाई है इंटर सप्लाई है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी जो कि कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट मतलब आपका टैक्स इनवॉइस है, आपका क्रेडिट नोट है या आपका डेबिट नोट है, उसके साथ साथ उसकी डेट क्या है, उसका नंबर क्या है। इसके साथ साथ आपको अपने सप्लायर और रिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन कंपलसरी देनी पड़ेगी, और आपको कौन सा आइटम आप सेल कर रहे हैं और उसकी टैक्स की डिटेल क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जो है जो कि कंपलसरी है ये आपको देनी है। इसके साथ यहाँ पे ये कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई 2 इनवॉइस नहीं बनाने, तो क्या आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं, टैली या कोई भी अपना सैप या क्लियर टेस्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने या इन सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ई इनवॉइस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। तो अगर आप कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई अलग से कुछ भी नहीं करना। वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी जो ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है या जो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है वो एम्बेड हो चुकी हैं। तो आपको जस्ट आप नॉर्मल जैसे इनवॉइस बना रहे थे आपको उसी तरह अपना इनवॉइस बनाना है। अब इस इनवॉइस से बनाने के बाद अब आपका एक डाउट भी ये आता है कि अगर हम कोई अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर पहले यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपना कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इनवॉइस कैसे बनाएंगे। तो जैसे आप पहले अपना इनवॉइस बना रहे थे उसको बनाने के बाद गवर्नमेंट ने एक ऑफलाइन टूल दिया है। इस ऑफलाइन टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपना इनवॉइस बनाएंगे उसकी पूरी प्रैक्टिकल क्लास मैं पार्ट 2 में इस वीडियो के शेयर करूंगा आपके साथ। तो पार्ट 1 तो आपकी थ्योरी बेस्ड क्लास है, पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हम अपने ऑफलाइन टूल या फिर जो भी अपने ईआरपी सिस्टम है टैली वगैरह क्लियर टेस्ट के सॉफ्टवेयर हैं इसके थ्रू अपने ई इनवॉइस कैसे बना सकते हैं।
तो पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप कोई अपना ERP सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर से आप सिंपल जैसे आप बना रहे थे उसी तरह आप इन्वॉइस बनाएंगे। उस इन्वॉइस को बनाने के बाद आप उससे एक जेसन फाइल जनरेट करेंगे। फिर हम स्टेप 2 पे जाएंगे। उस जेसन फाइल को अपलोड करने को हम जनरेट करने के बाद उसको हमारा एक पोर्टल होगा जो कि है IRP पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हैं। गवर्नमेंट ने डिफाइन करा था कि वो ऐसे 10 पोर्टल बनाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ओनली 6 पोर्टल बनाए हैं। तो आप किसी भी एक पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको इन पोर्टल में रजिस्टर कैसे होना है वो भी मैंने जैसे आपको बताया, मैं प्रैक्टिकल क्लास आपको पार्ट 2 में दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको उस पोर्टल में रजिस्टर होना है। तो अभी के लिए आप ये समझिए, आप जैसे इन्वॉइस बना रहे थे उस इन्वॉइस को बनाने के बाद आपको जो ये IRP पोर्टल है उसमें अपना जो ये इन्वॉइस है उसकी जो जेसन फाइल है उसको आपको उसमें अपलोड करना है। जैसे ही आप उसको उस फाइल को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका स्टेप 3 होगा। जो पोर्टल है वो आपका जो इन्वॉइस है उसको वैलिडेट चेक करेगा। वो चेक करेगा कि कोई इन्वॉइस डुप्लीकेट तो नहीं है, मतलब ऐसा कोई इन्वॉइस तो नहीं है जो आपने पहले IRP पोर्टल में सबमिट कर दिया था आप दोबारा सबमिट कर रहे हैं। और भी कुछ उसकी इंटरनली कुछ चेकिंग होंगी। उसको चेक करने के बाद आपका जो इन्वॉइस है उसको भी एक IRN नंबर दे देगा, जिसको हम लोग इन्वॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं ये 64 डिजिट का नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। आपके पास अब आपकी पिक्चर में यहाँ पे इस कहानी में दो नंबर आ चुके हैं। एक इन्वॉइस तो वो है जो आपने इन्वॉइस बनाया होगा जो 16 डिजिट्स का होता है, और सेकंड इन्वॉइस ये तो आप खुद बनाएंगे अपने सिस्टम से। उसके बाद जब आप इन्वॉइस बना लेंगे उस इन्वॉइस को जब आप गवर्नमेंट के पोर्टल में अपलोड करेंगे तो गवर्नमेंट आपके इन्वॉइस को एक यूनिक इन्वॉइस आपको जनरेट करेगा, जो कि वो इन्वॉइस नंबर होगा वो 64 डिजिट का होगा। तो एक तो आपने बनाया 16 डिजिट का, दूसरा जो गवर्नमेंट का पोर्टल जो है इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जो आपको इन्वॉइस को वैलिड चेक करने के बाद जो वो इन्वॉइस जनरेट करेगा वो 64 डिजिट का इन्वॉइस नंबर होगा। उसके बाद उस IRN नंबर देने के बाद वो आपके इन्वॉइस पे एक QR कोड अटैच कर देगा। और जैसे ही वो आपकी इन्वॉइस में QR कोड अटैच कर देगा इसका मतलब आपका जो इन्वॉइस है इन्वॉइस वो बन गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा QR कोड में क्या होगा। तो QR कोड में आपके डिजिटल सिग्नेचर होंगे, आपके जो 64 डिजिट का जो आपका IRN नंबर जनरेट हुआ है उसका कॉम्बिनेशन होगा, और कुछ अदर की पर्टिकुलर जो कि गवर्नमेंट को लगते हैं, लाइक आपका कौन सा ईयर है और आपका GST नंबर एक्सेट्रा। ये इनका कॉम्बिनेशन बन के आपका एक QR कोड बनेगा। तो मैं आपको एक दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप अपना इन्वॉइस बना रहे थे आपको इन्वॉइस वैसे ही बनाना है। उसके बाद आपको उस इन्वॉइस का जेसन जनरेट करके, जेसन आप कैसे जनरेट करेंगे, अगर आप कोई भी ERP सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम GSP भी बोलते हैं, GST सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सॉफ्टवेयर अगर उनका कोई यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू डायरेक्ट अपनी जेसन फाइल जनरेट करके सीधा आप उसको इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग GST1 या जो भी आप रिटर्न फाइल करते होंगे उसमें आप अगर आप टैली से फाइल करते हैं तो आप जेसन फाइल जनरेट करते होंगे, सेम प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कोई ERP सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई नॉर्मल अपने एक्सेल में इन्वॉइस बना रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की एक ऑफलाइन यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको अपनी इन्वॉइस की डिटेल उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। फिर उससे आपको अपनी जेसन फाइल को जनरेट करके फिर आपको इस पोर्टल में अपलोड करना है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया अपलोड तक का प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर देंगे आपका जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल सिस्टम है, वो आपका वैलिडेशन चेक करेगा। वो चेक करेगा कि आपका इन्वॉइस कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। उस डुप्लीकेसी को चेक करने के बाद अगर वो उसे लगेगा कि आपका इन्वॉइस करेक्ट है और बिल्कुल सही है तो उसके साथ साथ वो आपके इन्वॉइस पे एक इन्वॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा जो कि 64 डिजिट का होगा। और जैसे ही वो आपको 64 डिजिट का इन्वॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा उसके बाद ही वो आपके इन्वॉइस में एक QR कोड इम्बेड कर देगा। जैसे ही वो QR कोड इम्बेड हो जाएगा इसका मतलब है कि आपका इन्वॉइस बन चुका है। तो इस QR कोड को इम्बेड करने का गवर्नमेंट की क्या मंशा रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि पहले क्या होता था कि सप्लायर रिसिपेंट को इन्वॉइस इशू कर देता था और उसके बाद वो अपनी इन्वॉइस की जो रिपोर्टिंग है वो अपनी GST1 में शो नहीं करता था
और कभी कभी कोई कोई सप्लाई क्या करता था, वो अपने फेक इन्वॉइस इशू करता था। तो इससे क्या होता था, जो जेन्युइन रिसिपेंट होते थे उनको इन्वॉइस की जो वैलिडिटी है कि वो करेक्टनेस है वो पता नहीं लग पाती थी। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा तो रिसिपेंट एक QR कोड से उसको वेरीफाई कर सकता है कि वो इन्वॉइस आपका करेक्ट है कि नहीं। उस QR कोड को रिसिपेंट वेरीफाई कैसे करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मोबाइल में ऐप बनाया है। उस ऐप को आपके अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप से आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि जो आपका इन्वॉइस है, जो सप्लायर ने आपको इन्वॉइस दिया है, वो जेन्युइन है कि नहीं। इसके साथ ही साथ जैसे ही आप ये 3 स्टेप पूरा कर लेंगे, उसके बाद 4th स्टेप में जैसे ही आपका इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा, वो इन्वॉइस सीधा आपका ऑटो पब्लिश हो जाएगा आपकी GSTR 1 में और आपके ई-वे पोर्टल में। तो आपका ऐसे सप्लायर, आपको इसमें एक फ़ायदा होगा कि आपको दोबारा मैनुअली GSTR 1 में 1 बाय 1 इन्वॉइस नहीं डालने। जैसे ही आप अपना कोई भी इन्वॉइस अपने इन्वॉइस रजिस्टर पोर्टल से जनरेट करेंगे, वो इन्वॉइस सीधा ऑटो पब्लिक कर दिया जाएगा आपके GSTR 1 की रिटर्न में और दूसरा आपके ई-वे पोर्टल में। तो इसके साथ साथ ये आपका 4th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर उस इन्वॉइस को JSON की फाइल से वो आपका डाउनलोड होगा, उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना है और सीधा वो आपको अपने रिसिपेंट को सेल कर देना है। तो जब आप अपने रिसिपेंट को सेल करेंगे तो यहाँ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हार्ड कॉपी में ही हार्ड कॉपी ही दें, आप उनको फिजिकल मेल भी भेज सकते हैं। और आप उसको मेल करते हैं तो वो इन्वॉइस भी आपका वैलिड होगा। तो इन सभी स्टेप को मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे अपना इन्वॉइस बना रहे थे, आपको इन्वॉइस सेम उस तरीके से ही बनाना है। उसके बाद आपको अपने इन्वॉइस को, जो गवर्नमेंट का इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, IRP पोर्टल है, उस पोर्टल में जाके आपको अपने इन्वॉइस को वहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो रजिस्टर कैसे होगा, जैसे आपने अपना इन्वॉइस किसी सॉफ्टवेयर में बनाया, उसको आपको अपनी JSON की फाइल को जनरेट करके उसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने इन्वॉइस को अपने इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में डाल देंगे तो फिर 3rd स्टेप में वो आपके इन्वॉइस को वैलिड चेक करेगा कि उसमें कोई डुप्लीकेसी या कोई एरर तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद वो आपको 64 डिजिट का IIN नंबर दे देगा और उस IIN नंबर देने के बाद उस IIN नंबर देने के बाद वो आपको एक QR कोड दे देगा। इसके ही साथ में आपका जैसे QR कोड मिलेगा, उसके बाद आपके पास एक इन्वॉइस डाउनलोड करने का ऑप्शन टॉकअप हो जाएगा और आप सीधा अपना इन्वॉइस वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेरी आ रही होगी कि क्या हमें अपनी सभी सप्लाई पे इन्वॉइस को एप्लीकेबल करना है। सभी सप्लाई मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या हर किसी सप्लायर को इन्वॉइस बनाना है। दूसरा, अगर इन्वॉइस बनाना है तो क्या हमें अपनी B2B सप्लाई और B2C सप्लाई सारी सप्लाई पे इन्वॉइस बनाना है। क्या गवर्नमेंट ने इसमें कोई रिलीफ दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 6 तरह के सप्लायर हैं तो आपको अपना इनवॉइस नहीं बनाना, भले भी आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो मैं बताना चाहूँगा वो सप्लायर कौन कौन से हैं। अगर आप एक SEZ यूनिट हैं, जी हाँ, अगर आप कोई भी बिजनेस अपना SEZ यूनिट से करते हैं तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना, भले भी आपका टर्नओवर कितना भी हो। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, गवर्नमेंट ने ओनली SEZ यूनिट को रिलीफ दिया है। अगर आप SEZ यूनिट ना होके SEZ डेवलपर हैं तो आपको इसके रिलेटिंग कोई रिलीफ नहीं दिया है। दूसरा, रूल 54 में गवर्नमेंट ने 4 लोगों को ये छूट दी है कि जो रूल 46 में जो नॉर्मल मैनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वॉइस ना बना के वो अलग तरीके के इन्वॉइस बना सकते हैं। वो 4 लोग कौन से हैं? उन 4 लोगों को भी गवर्नमेंट ने इन्वॉइस के दायरे से बाहर रखा है। उन 4 इन्वॉइस में सबसे पहले बैंकिंग कंपनी और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है, इंश्योरेंस कंपनी। उसके साथ साथ दूसरा, अगर आप कोई GTA हैं। तीसरा, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की। और चौथा, अगर आप कोई भी मल्टीमीडिया सिनेमा हॉल का बिजनेस कर रहे हैं तो इन 4 तरह के सप्लायर को भी गवर्नमेंट ने इनवॉइस से छूट दे रखी है। इसके साथ साथ अगर आप कोई गवर्नमेंट एंटिटी हैं या लोकल एंटिटी हैं तो आपको भी इनवॉइस नहीं बनाना है। तो मैं एक बार दोबारा रिकैप करता हूँ। अगर आप SEZ यूनिट हैं तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना। अगर आप बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करते हैं तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना। अगर आप मल्टी सिनेमा का बिजनेस करते हैं तब भी आपको इनवॉइस नहीं बनाना। इसके साथ साथ
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का ई इनवॉइस बनाने का मकसद ये था कि जो रिसिपेंट हैं, जो जेन्युइन रिसिपेंट हैं, उनको उनका आईटीसी फेक इनवॉइस की वजह से मिस ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस के दायरे को ओनली B2B इनवॉइस तक ही सीमित रखा है। अगर आप कोई भी इनवॉइस अगर B2C सप्लाई का इशू करते हैं तो आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 इनवॉइस इशू करे हैं, एक B2B का करा है और एक B2C का करा है, तो B2C के लिए अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको उसका ई इनवॉइस जनरेट करना है, और B2C के लिए आपको अपना ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। यहाँ जनरेट का मतलब है कि B2B के लिए तो आपको इनवॉइस डाउनलोड करके उसको इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल में रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन जो आपका B2C के इनवॉइस हैं उसको आपको इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराना। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने B2B के अलावा एक एक्सपोर्ट के केस में भी ई इनवॉइस को मैंडेटरी कर रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये B2 एक्सपोर्ट का इनवॉइस वैसे B2C में आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको स्पेशली इसमें ई इनवॉइस के दायरे में इंक्लूड करा है। इसके साथ साथ हमारे कई डाउट ये आ रहे होंगे कि अगर हम सप्लाई करते हैं और जो हमारी सप्लाई है उस पर टैक्स नहीं है, और या फिर उस पर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ने नील कर रखा है या एग्जाम कर रखा है, तो क्या उस पर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने बोला है जो भी आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा वो आपके टैक्स इनवॉइस पे होगा। और जैसा कि हमें पता है कि जब हम हमारे गुड्स पे नील रेट होता है या एग्जाम्प्ट रेट होता है तो हम टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करते, हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। इसलिए अगर आपके सप्लाई पे कोई नील रेट है या एग्जाम्प्ट सप्लाई है आपकी, तो आपको उसके लिए ई इनवॉइस इशू नहीं करना। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस का आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ई इनवॉइस किसी इनवॉइस पे है, तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ई इनवॉइस के साथ साथ अगर आप कोई भी क्रेडिट नोट्स या उससे रिलेटेड डेबिट नोट इशू करते हैं तो उस पर भी आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ बात पे ध्यान देना है, कहने को तो ये ई इनवॉइस है, लेकिन ई इनवॉइस का मतलब आपके टैक्स इनवॉइस, आपके डेबिट नोट्स और आपके क्रेडिट नोट्स, तीनों डॉक्यूमेंट पे आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ एक क्वेरी गवर्नमेंट ने FAQ के माध्यम से ये भी दूर करी है कि अगर हमारी सप्लाई पर हम सामने वाला RCM में टैक्स पे करेगा तो क्या हमें उस पर ई इनवॉइस इशू करना है? तो गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आपकी सप्लाई पे कोई सामने वाला पर्सन टैक्स पे करेगा फिर भी आपको ई इनवॉइस इशू करना है। इसके साथ साथ इसी के विपरीत अगर मैं रिसिपेंट हूँ और मुझे टैक्स पे करना है RCM का या मुझे टैक्स पे करना है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का, तो इन दोनों केस में मुझे कोई भी ई इनवॉइस इशू नहीं करना है, हमारा जो सप्लायर होगा वो ई इनवॉइस इशू करेगा। तो आपको हमेशा आपको क्रक्स की बात ये है कि ई इनवॉइस हमेशा सप्लायर इशू करेगा, रिसिपेंट कभी भी ई इनवॉइस इशू नहीं करेगा। तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको ई इनवॉइस रिलेटेड क्वेरी बताई है कि ई इनवॉइस लाने का किसको क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे सप्लायर आपको ई इनवॉइस से आपको ये फ़ायदा है कि आपको अब दोबारा से अपनी GSTR 1 में कोई भी जो आप मैनुअल डेटा डालते हैं उसमें गलती होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप ई इनवॉइस को अगर अपना इनवॉइस बनाएंगे तो आपको दोबारा से इनवॉइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका इनवॉइस नॉर्मल बन जाएगा। दूसरा, रिसिपेंट को इसका फ़ायदा है, ई इनवॉइस का फ़ायदा ये होगा कि वो आपके करेक्ट जो आपका इनवॉइस है वो करेक्ट है कि नहीं, वो जेन्युइन है कि नहीं, उसको पता लगा सकेगा। क्योंकि वो इनवॉइस एक गवर्नमेंट की साइट से बना हुआ है, उसकी वैलिडिटी जो QR कोड है गवर्नमेंट की साइट ने दिया है, तो जो इनवॉइस की जेन्युइननेस है वो प्रूफ हो जाएगी। और इसके साथ साथ टैक्स डिपार्टमेंट को इसका फ़ायदा क्या होगा? टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी आप कोई गुड्स अपने ट्रांसपोर्ट पे लेके जा रहे हैं और जब भी कोई ऑफिसर अगर आपके गुड्स को कैच करता है, पकड़ता है और आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, तो अगर वो ई वे बिल के साथ साथ अगर आपको उसको अपना ई इनवॉइस दिखा देते हैं तो नॉर्मल इनवॉइस से ई इनवॉइस की जो वैलिडिटी है वो हर किसी को ज़्यादा समझ में आती है। तो उसके लिए भी ये फ़ायदा होगा कि उनके लिए भी, ऑफिसर के लिए, कि आपका जो इनवॉइस है वो जेन्युइन साबित हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आपकी यहाँ पे क्वेरी ये आ रही होगी कि हमने अपना ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है तो क्या हम अपने ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अपना ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है, अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो आपको जो भी अपना ई इनवॉइस कैंसिल करना है वो विदिन 24 आवर कैंसिल करना है। उसके साथ साथ भी अगर आप विदिन 24 आवर कैंसिल कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी है,
अगर जब आपने ई इनवॉइस जनरेट करा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन डालनी होती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ये ऑप्शनल डिटेल में ट्रांसपोर्टर की आईडी भी डालनी पड़ती है। अगर आपने ये भी आई डाल दी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप अगर अपना ई इनवॉइस बनाते हैं, अगर आप उसमें ओनली मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका ई वे बिल का पार्ट ए बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शन फील्ड भी फिल कर देते हैं तो आपका ई वे बिल का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों बन जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। तो अब अगर आपको अपना 24 आवर के अंदर अगर आपको अपना ई इनवॉइस कैंसिल करना है तो आपको एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आपका ई वे बिल भी जनरेट हो गया है। अगर आपका ई वे बिल भी जनरेट हो गया है तो पहले आपको अपना ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 24 आवर के अंदर अपना जो ई इनवॉइस है वो कैंसिल कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपका ई वे बिल जनरेट होने के बाद वो यूज़ भी हो गया, यूज़ का मतलब अगर आपने गुड ट्रांसपोर्ट आपका गुड चालू हो गया, ट्रांसपोर्ट आपका ई वे बिल एक्टिव हो गया, तो आप विद इन 24 आवर के अंदर भी फिर आप अपना जो इनवॉइस है वो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में डाउट ये आ रहा होगा, अगर 24 आवर के बाद मुझे पता चलता है, 24 घंटे बाद पता चलता है कि मैंने कुछ इनवॉइस में गलती कर दी, तो अगर आपको 24 आवर के बाद पता चलता है कि आपने कुछ गलती कर दी तो आपकी जो गलती है वो आपको GSTR 1 से अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, या आप उसको क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करके आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आप उसकी डिटेल को इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल है उससे ठीक नहीं कर सकते। तो ये बात आपको पूरी तरीके से याद देनी है। इसके साथ साथ मैं अब आपको थोड़ा सा लीगल पोजीशन भी पढ़ा देता हूँ जो मैंने आपको समझाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 54 ये कौन है, ये जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अगर आप बैंक हैं, GTA हैं, सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर पेंशन सर्विस और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल हैं, इन चारों को छोड़ के, और पांचवा अगर आप एक SCZ यूनिट हैं और इसके साथ साथ 2 ये जो गवर्नमेंट ने बाद में इंक्लूड करे हैं, अगर आप गवर्नमेंट हैं और लोकल अथॉरिटी हैं तो 4 आपके ये हो गए, 2 आपके ये हो गए, 1 आपका SCZ यूनिट, यानी टोटल इन 7 लोगों को छोड़ के अगर आप कोई भी हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको अपना ई इनवॉइस बनाना है। दूसरा यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा है इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, यानी आपको जो टर्नओवर देखना है, जैसे मैंने आपको बताया 17-18 से आज तक किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ सेल प्रिपेयर ई इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट दैट इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ई इनवॉइस ओनली टैक्स इनवॉइस पे नहीं, इसके साथ साथ आपके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ें तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। सपोज करो कि आपकी जो डोमेस्टिक यूनिट है उसका टर्नओवर 300 करोड़ है और आपकी SCZ यूनिट का टर्नओवर 300 करोड़ है, टोटल टर्नओवर आपका 600 करोड़ हो गया। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि SCZ यूनिट पे आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो आपकी डोमेस्टिक यूनिट है उस पर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। तो जो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है वो ओनली 300 करोड़ के लिए जनरेट करना है, आपको पूरे 600 के लिए नहीं करना, क्योंकि SCZ यूनिट जो आपकी होगी उस पर इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ दूसरा एग्जांपल मैंने आपका ये लिया है, अगर आपने B2B सप्लाई करी है 300 करोड़ की, B2C करी है 300 करोड़ की, तो जो आपको इनवॉइस जनरेट करना है वो ओनली B2B के लिए करना है, B2C के लिए आपको जनरेट नहीं करना। तो इस एग्जांपल में भी आपको ओनली 300 करोड़ के लिए इनवॉइस जनरेट करने हैं, बाकी 300 करोड़ के लिए इनवॉइस जनरेट नहीं करने। इसका मैंने आपको रीज़न बताया है कि गवर्नमेंट को जो रिसिपेंट है उनका जो इनपुट है उसको जो इनवॉइस है उसको कैसे वो जेन्युइन इनवॉइस को रिसीव कर सकता है, उसके लिए इनवॉइस को लेके आए हैं। तो B2C के केस में तो रिसिपेंट को इनपुट मिलता ही नहीं है, तो इस चक्कर में उन्होंने ई इनवॉइस के दायरे में B2C सप्लाई को नहीं डाला है। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये वही हैं कि अगर आप RCM में सप्लाई करते हैं, जो FAQ आए गवर्नमेंट के, यहाँ गवर्नमेंट ने उनको डिफाइन करा, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ।
एक बार मैं रीड कर लेता हूँ कि अगर आप आउट ऑफ सप्लाई करते हैं आरसीएम में तो आपके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी सप्लाई में इनवर्ड आरसीएम है यानी आप खुद टैक्स पे कर रहे हैं तो उस पर इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। नील पे और एग्जाम वाले पे इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ दूसरा इशू हमारा ये आ रहा है कि हम इनवॉइस को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इनवॉइस को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप ओनली उसको कैंसिल कर सकते हैं। वो भी आपको 24 आवर के अंदर इसको कैंसिल करना पड़ेगा। और उसमें भी आपको बात ये यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि इन 3 केसों में आपका इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता। कौन से 3 केसों में? आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका अगर ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ तो आपका इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। अगर आपका ई वे बिल जनरेट हो गया विद इनवॉइस तो आपको चेक करना है, आपको सबसे पहले ई वे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपका ई वे बिल जनरेट हो गया और वो एक्टिव भी हो गया यानी आप गुड्स लेकर मूव कर गया गुड्स, तो उसके बाद आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आपको जीएसटीआर 1 में ही अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, करेक्शन डालनी पड़ेगी और आपको क्रेडिट डेबिट नोट से ही आपको अपना इनवॉइस करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसके बाद कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अगर आगे कोई भी वीडियो आपकी टैक्स या अकाउंटिंग से रिलेटेड लेकर आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।